इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इसको हम लोग इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ये तुम्हें जो इरेगुलर स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, इट इज व्हाट इट इज अ इनर मेम्ब्रेन। और मैंने इसको क्या करा हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास एज इट इज आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें 5 कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। वो 5 कौन कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजनेस बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग साइटोक्रोम B एंड C1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और सेकंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी इन्वॉल्व रहता है और क्रैब साइकिल के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। और कॉम्प्लेक्स 4 है, जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 जिसको ATP सिंथेज बोलते हैं। यू नो ATP सिंथेज जो है, ये 2 कंपोनेंट्स का मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट इसका मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स रहता है, और दूसरा इसका कंपोनेंट जो रहता है दैट इज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स रहता है, और जो कि मूवेबल रहता है। और जबकि कंपोनेंट जो अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स था, वो जो है वो मूवेबल भी नहीं होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 का ये जो है F0 पार्टिकल है, जो मूवेबल नहीं होता है लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, ये चैनल है, एक पाइप की तरह चैनल होता है, जिसमें से हाइड्रोजन की मूवमेंट देखने को मिलती है। ये इसका दूसरा कंपोनेंट होता है, जिसको F1 पार्टिकल बोलते हैं, और ये क्या होता है, इमूवेबल होता है। जैसे टरबाइन घूमता है ना, वैसे ये घूमता है। ठीक है, टरबाइन की तरह घूमता है। और चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो है, हमें पता है जो NADH2 होता है, NADH2 याद रखना हमेशा 3 ATP का फॉर्मेशन कराता है, जबकि FADH2 से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग NADH2 से ATP का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5 का। जबकि हमारे पास इसमें सेकंड कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि FADH2 की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे तुम्हारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स से इन्वॉल्वमेंट रहता है, which is a succinate dehydrogenase। कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्सेस का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम NADH2 बाय यूजिंग NADH2। ओके, तो NADH2 जो है ये प्रोड्यूस होती हैं, these are रिड्यूसिंग पावर्स। ये रिड्यूसिंग पावर्स कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? ग्लाइकोलिसिस के टाइम प्रोड्यूस होती है, हमारे पास लिंक रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है, या मैं ये बोलूं जो क्रैब साइकिल होता है उसके अंदर प्रोडक्शन होता है। ओके, तो देखते हैं, इसको मूव करते हैं कैसे ये वर्क फंक्शनिंग करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज NADH2, और NADH2 क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD। ओके, तो NADH2 से मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्सीडाइज करूंगा। रिड्यूस फॉर्म NAD की रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करूंगा, यानी कि मैं इसको NAD का फॉर्मेशन करा दिया। दैट मींस मैंने इसमें से क्या करें, इसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। इसमें से जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं FMN के पास। FMN जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, जबकि जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनेगा, FMNH2। ये FMNH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ये FMNH2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट मींस ये रिड्यूस फॉर्म हो गई। अब ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो FMNH2 है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे FeS आयरन सल्फर के पास जाएंगे, और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो फ्री हो चुके हैं। वो हाइड्रोजन कहां मूव करेंगे, वो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की मूवमेंट तुम्हें देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास FeS है, FeS यहाँ पे क्या है, रिड्यूस फॉर्म में है। इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे और मूव करेंगे दैट इज UQ के पास। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन UQ के पास जाएंगे, UQ क्या हो जाएगा, पार्शियली रिड्यूस हो जाएगा। एक्चुअल में इसको फुली रिड्यूस कैसे करा जाएगा, जैसे ये UQ जो है, UQ के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन उठा लेता है, 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स में से उठाएगा। जैसे ही 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स में से उठाएगा,
ये जाके UQ के साथ जाके चिपक जाएंगे और ये बनाएगा दैट इज अ UQH2, यानी कि कौन सी फॉर्म हो गई इसकी, UQ की फुली रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसी UQH2 को यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ UQ, इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करूंगा। किसके पास करी मैंने शिफ्टिंग, दैट इज साइटोक्रोम बी के पास। अब जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग साइटोक्रोम बी के पास करूंगा, इसमें से हाइड्रोजन भी फ्री हो जाएंगे। जैसे ही हाइड्रोजन फ्री होंगे तो ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। दो हाइड्रोजन फिर से कहां आ गए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब देखो UQ क्या हो गया, इसमें से ना तो इसके पास ना तो अब इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो दैट मींस ये क्या हो गया, वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, UQ की फॉर्म में, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं साइटोक्रोम बी के पास। ओके, नेक्स्ट, ये जो साइटोक्रोम बी के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है FeS के पास। दो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर के पास गए तो आयरन सल्फर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और साइटोक्रोम बी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो UQ जो था जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा था, पहले इसको रिड्यूस करा था, फिर से मैंने क्या करा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर दी, हाइड्रोजन निकाल दी, वापस इसको मैंने क्या कर दिया था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कर दिया था। अब ये जो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ UQ जो है, UQ क्या कहां आएगा, वो आएगा FeS और साइटोक्रोम C1 के बीच में। एक्चुअल में ये जो UQ जो है, UQ एक मूवेबल एलिमेंट होता है, ये मूवेबल प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन है, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव कर सकता है, ठीक है, ये बाहर नहीं करता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही मूवेबल रहता है। तो ये मोबाइल है, तो ये क्या करेगा, जब इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये क्या करती है, मूव करके FeS और साइटोक्रोम C1 के बीच में आएगी। ओके, तो ये जो है, ये फॉर्म तुम्हारे पास कहां आ चुकी है, दैट इज अ UQ यहां पे पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट, अब FeS यहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म में था। अब FeS से जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट करते हैं किसके पास, दैट इज टू द UQ के पास। UQ के पास दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। अब देखो, जैसे UQ के पास ऊपर देखिए, ऊपर जो है UQ के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये हाइड्रोजन कहां से उठाता है, मैट्रिक्स में से। सेम स्टेप यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे ही UQ के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, UQ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये UQH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास हाइड्रोजन कहां से आया, हाइड्रोजन उठाता है मैट्रिक्स में से। अब जैसे ही हाइड्रोजन को इसने पिक करा तो ये क्या हो गया, UQ जो है UQH2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसके पास जो यानी कि रिड्यूस फॉर्म ऑफ UQ है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहां करेंगे, दैट इज साइटोक्रोम C1 के पास। यहां से दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। अब हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे नहीं, तो अब हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी फ्री हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कहां मूव करेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। कितने, दो। ओके, तो दो हाइड्रोजन की जैसे ही मूवमेंट तुम्हें देखने को मिलती है, तो ये UQ क्या हो गया, वापस अपने ऑक्सीडाइज यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये जैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म जो था, यानी कि इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन जो आ चुके हैं वो कहां पे आ चुके हैं, दैट इज साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब हमारे ये जो साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C जो है एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर तो है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन दैट इज दो बाइलेयर की बनी हुई है, लिपिड लेयर्स की बनी होती है ना, बाइलेयर बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन है, एक मोनोलेयर हमारी ये वाली रहेगी, एक हिस्सा ये रहेगा मोनोलेयर का, एक मोनोलेयर ये रहेगी। तो ये आउटर मोनोलेयर है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहती है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होता है, ऑन आउटर मोनोलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आउटर मोनोलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ये। ओके, कौन सा, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C जो है दैट इज मोबाइल। जैसे ही इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, ऊपर से क्या करेगा, नीचे की ओर ये मूव करेगा। किसके पास आएगा, ये आएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास यहाँ पे आया, इसने क्या करा, क्या लेके आया था, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आए थे इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसके ऊपर करता है, कॉपर के पास। कॉपर से मूव करता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ साइटोक्रोम A1 से लेके A3,
देखो साइटोक्रोम्स यहाँ पे बहुत सारे A1, A2, A3, तो हमारे पास ये क्या है, साइटोक्रोम A1 से लेके A3 तक के साइटोक्रोम्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग रहती है अगेन कॉपर के पास। अब कॉपर के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गए, अब देखो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं कॉपर के पास, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आ गए। हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है, जैसे कि हमें पता ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो मैंने 2 पॉजिटिव यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हम ब्रीथिंग के टाइम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाती है, सेल के कौन से पार्ट में जाती है, सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाती है। एक्चुअल में वो ऑक्सीजन ये, तो मैंने इसको हाफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे हाफ O2 है, हाफ ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, हाफ ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 2H2 है प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे थे, इन तीनों को एक साथ जोड़ा जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे, दैट इज वाटर फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो एक्चुअली ये जो हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथिंग के टाइम लेते हैं उसका यूज कहाँ होता है, पानी बनाने में यूज होता है उसका, ओके। सेम स्टेप ये तो था तुम्हारे पास, हमने ऑक्सीडाइज करा है इसको, दैट इज NADH2 को, यानी कि ऑक्सीडाइज करा, ब्रेक डाउन करा इसको फर्दर तोड़ा है, फर्दर तोड़ के हम लोगों ने इसमें से एनर्जी निकाली है, ओके। एनर्जी तो भी नहीं निकली है, एनर्जी तो हम निकाल रहे हैं, देखिए कैसे, अभी एनर्जी निकलनी बाकी है, वो कैसे निकलेगी, ये दो हाइड्रोजन जो आए हैं, जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेसेस के अंदर आ रखे हैं, ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, दो करके इस चैनल से मूव करेंगे। 2 हाइड्रोजन एज इट इज आ चुके हैं मेरे पास, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये 2 हाइड्रोजन जैसे इस तरफ मूव करेंगे तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरे पास ATP का फॉर्मेशन होने वाला है, मेरे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेड करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं यहाँ, ये जाके क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं और मेरे पास फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही 2 हाइड्रोजन की मूवमेंट होती है इस चैनल से, ये तो मूवेबल नहीं है, एक पाइपलाइन है, ये पाइप ही है, पाइप से इस चैनल से मूव करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन जैसे मूव करेगा तो ये टरबाइन की तरह स्ट्रक्चर होता है, फैन की तरह मान सकते हो। ये हाइड्रोजन क्या करता है, उन फैंस के जो पंख होते हैं उनके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट होती है, यानी कि हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म होती है वही एनर्जी सफिशिएंट होती है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में जोड़ दे, एक फॉस्फेट का बॉन्ड बना दे। तो एटीपी का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। दैट मींस 2 हाइड्रोजन की मूवमेंट से हमारे पास एक सिंगल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो कितने एटीपी बनते हैं? एक NADH2 से हमारे पास टोटल 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे 2 हाइड्रोजन मूव करे, एक एटीपी, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा एटीपी, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरा एटीपी, 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है हमारे पास एक NADH2 से। ओके, तो ये तो था NADH2 का कॉन्सेप्ट। हमें ये चीज समझ आ गई कि NADH2 से किस तरीके से एटीपी बनता है। अब दूसरा पार्ट आता है कौन सा? दैट इज एटीपी फॉर्मेशन, है ना, फ्रॉम NADH2, है ना। NADH2 का कैसे यूज करके हम लोग इसमें से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने जब इसका ऑक्सीडेशन करा है NADH2 का, तब हमने कॉम्प्लेक्स सेकंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं करा है। दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकंड इसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग FADH2 का ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। दिस इज सपोज करो, देखिए मेरे पास क्या है, FADH2 है। FADH2 हमारे पास क्रैब साइकिल के किसी एक स्टेप में बनता है, वो हम क्रैब साइकिल जब डिस्कस करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। ये हमारे पास FADH2 बना हुआ है। तो FADH2 अभी रिड्यूस फॉर्म में, यानी कि FAD यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में, इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को निकालूंगा। इसमें से मैंने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकाले और मैंने क्या कर दिया, FAD बना दिया। अब ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां जाएंगे, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर जो FAD होता है उसके पास जाएंगे और ये FAD किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम्स FADH2, यानी कि ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है, रिड्यूस्ड फॉर्म में हो चुका है। ओके, जैसे ये रिड्यूस होता है अपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेगा, किसके पास, FES के पास अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन की मूवमेंट होगी बाहर की तरफ, दैट मींस टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं।
ओके, तो मैं इसको थोड़ा ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ सो दैट हमें क्लियर रहे कि कौन कौन से हाइड्रोजन हमारे पास FeDH2 से निकली हैं। दिस इज हाइड्रोजन फ्रॉम द FeDH2। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो UQ है, UQ क्या है, अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में छोड़ दिया था क्योंकि हमने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे, हाइड्रोजन निकाल दिए थे, हमारे पास ये UQ क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ चुका था। अब यही UQ क्या करता है, नीचे आएगा, यानी कि मूवेबल तो था ही, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेगा। अब ये UQ कहां आएगा, ये UQ आता है अपने पास FeS के पास, यानी कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का जो FeS है उसके पास आएगा। अब FeS से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स UQ के पास। UQ के पास जैसे इलेक्ट्रॉन दो मूव करेंगे तो UQ क्या करेगा, UQ क्या करेगा, UQ के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन को पिक करता है फ्रॉम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से दो हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स UqH2 रिड्यूस फॉर्म। ओके, अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करेंगे किसकी तरफ, दैट इज साइटोक्रोम B के पास। देखो सेम स्टेप है, जैसे हमने इसका ऑक्सीडेशन करा था सेम उसी तरीके से इसका ऑक्सीडेशन इस तरफ से जा रहा है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसके UQ से या इस UQ से आएंगे वो कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास ही जाएंगे। साइटोक्रोम B के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे देन शिफ्टिंग होती है FeS के पास इलेक्ट्रॉन्स की। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही FeS के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, UQ कहां है, UQ तो ऑलरेडी यहां आ चुका है, यहां तो UQ नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे UQ नहीं होता है क्योंकि UQ ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका है, तो इस जगह पे तुम्हें UQ नहीं दिखेगा। जब आप FeDH2 का ऑक्सीडेशन करते हो तो UQ यहाँ पे नहीं दिखता है, तो ये वाला स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इसकी शिफ्टिंग कहां दिखेगी तुम्हें, इसकी डायरेक्ट शिफ्टिंग जो तुम्हें दिखाई देती है इसके पास साइटोक्रोम C1 के पास। साइटोक्रोम C1 के पास जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाएंगे, देन यहाँ पे मूव करेंगे। एक स्टेप मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ, जैसे इस स्टेप को थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। FeS के पास इलेक्ट्रॉन है, FeS के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, UQ के पास। जैसे ही UQ के पास गए, इसने क्या करी, हाइड्रोजन को पिक करा, हाइड्रोजन को जैसे पिक करा तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया। ओके, जैसे ही रिड्यूस फॉर्म में आता है अपने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करता है टुवर्ड्स साइटोक्रोम B के पास। अब इसके पास जो हाइड्रोजन थे वो कहां गए, वो हाइड्रोजन की मूवमेंट दिखती है दैट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो दो हाइड्रोजन यहां से मूव करे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये आ चुके थे, अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, दैट मींस ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो साइटोक्रोम B के पास इलेक्ट्रॉन आए, साइटोक्रोम B के बाद कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, FeS के पास, FeS के पास गए, देन साइटोक्रोम C1 के पास, देन साइटोक्रोम C के पास। अब साइटोक्रोम C क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, देन कॉपर, सेम स्टेप चलेगा, कॉपर के पास आए जैसे इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C1 कॉपर, अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे पानी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे FeDH2 से आए या NaDH2 से आए, उससे क्या बनने वाला है, उससे वाटर फॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि उसको वाटर को फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। प्लस ये दो हाइड्रोजन, देखो एक दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, ये दो हाइड्रोजन की मूवमेंट दिखेगी इस तरफ तो एक ATP बनेगा। अब ये दो हाइड्रोजन की मूवमेंट तुम्हें इस तरफ दिखेगी तो ये दूसरा ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने ATP फॉर्मेशन हुए, यहाँ से दो फॉर्मेशन हो गए, और उससे कितने हो रहे थे, उससे हमारे पास NaDH2 से हमारे पास 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल हमारे पास ATP अच्छे खासे फॉर्मेशन होते हैं इसमें। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ये जो मेरे पास NaDH2 या FeDH2 होता है उसको मैं क्या करूंगा, उसको ऑक्सीडाइज करूंगा। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज का मतलब है उसका मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उसको ब्रेक डाउन करने पे जो ATP का फॉर्मेशन करूंगा यानी कि फॉस्फोराइलेशन करूंगा, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।